नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। तो बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। दिल्ली से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर यह है कि नए संसद भवन का उद्घाटन कार्यक्रम, आपको बता दें कि 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही 28 मई को सुबह 7:30 बजे से हवन होगा, पूजन का कार्यक्रम होगा। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर पूजा में मौजूद रहेंगे। मोदी सरकार के कई मंत्री भी इस पूजा में शामिल होंगे। 28 मई को सुबह 8:30 बजे सेंगोल स्थापित भी किया जाएगा। इसके साथ ही 12 बजे कार्यक्रम में राष्ट्रपति का संदेश पढ़ा जाएगा। 75 रुपए का सिक्का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान जारी करेंगे। तो कल का दिन ऐतिहासिक वाला है। नए संसद भवन का कल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको बता दें कि कई कार्यक्रम इस दौरान होंगे, जहां सुबह 7:30 बजे हवन पूजन का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर पूजा में मौजूद रहेंगे। नरेंद्र मोदी आपको बता दें कि रहेंगे और इसके साथ ही कई ऐसे मंत्री मोदी सरकार के जो इस पूजा में शामिल होंगे। 28 मई को सुबह 8:30 बजे सेंगोल स्थापित किया जाएगा। 12 बजे कार्यक्रम में राष्ट्रपति का संदेश पढ़ा जाएगा और 75 रुपए का सिक्का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान जारी करेंगे। हालांकि अपने आप में ही ये जो संसद भवन है वो बेहद खास है, लेकिन इसी बीच तमाम जो विपक्षी दल है वो इसका बहिष्कार कर चुके हैं, यहां आने से मना कर चुके हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस नए संसद भवन का जो टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, इसका उद्घाटन होने जा रहा है। वहीं दिल्ली से ही आपको बड़ी खबर बता रहे, जहां नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। दिल्ली के प्रगति मैदान में ये बैठक हो रही है। आपको बता दें बैठक में सभी राज्यों के सीएम मौजूद। सीएम के साथ साथ आपको बता दें कि जो तमाम तरीके की तैयारियां थी वो पहले ही पूरी कर ली गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद है, ये भी जानकारी बड़ी तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि तमाम ऐसे सीएम जिन्होंने इस बैठक में आने से मना कर दिया है, जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल है, इसके साथ ही पंजाब के सीएम है, साथ ही साथ ममता बनर्जी ने भी इस बैठक में आने से मना कर दिया है। तो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की ये बैठक जारी है और इसमें तमाम ऐसे विषय जिसको लेकर चर्चा हो रही है, किस तरीके से भारत को विकसित बनाया जाए, इसको लेकर चर्चा हो रही है। महिला सशक्तिकरण को लेकर बात हो रही है और तमाम सीएम इस दौरान मौजूद हैं। बैठक चल रही है और इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा देखना होगा, लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि कई ऐसे सीएम भी हैं जो इस बैठक से बायकॉट कर चुके हैं खुद को, लेकिन ये बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि किस तरीके से देश में विकास हो इसको लेकर बातचीत की जाएगी। रिपोर्ट कार्ड इसमें देखा जाएगा। दिल्ली से ही खबर आपको बता दें, पहलवानों की याचिका पर सुनवाई आज है। राउज एवेन्यू कोर्ट में पहलवानों की याचिका पर सुनवाई। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जांच की यूडब्ल्यू मांग। आपको बता दें यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग यहां की गई है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस आज कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करेगी। आपको बता दें कोर्ट में अब तक क्या कुछ हुआ है, इस पूरे मसले को लेकर रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है और इसको लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। 1 महीने से ऊपर हो चुका है। लगातार धरना प्रदर्शन यहां पहलवानों के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि ये जो प्रदर्शन है वो 2.0 है। इससे पहले धरना प्रदर्शन कर चुके हैं ये पहलवान। हालांकि उस समय आश्वासन के बाद कमेटी गठित होने का आश्वासन यहां पर दिया गया, जिसके बाद इन्होंने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया, लेकिन दोबारा ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी ये मांग है कि गिरफ्तारी हो बृजभूषण शरण सिंह की। हालांकि तमाम तरीके की बातें यहां पर रखी गई, लेकिन अब इस बीच आपको बता दें कि कई राजनीतिक नेता भी इस प्रदर्शन में मौजूद रहे थे। अब इस पूरे मामले को लेकर यहां पर सुनवाई होगी, क्या कुछ फैसला कोर्ट की तरफ से आएगा देखना होगा। लेकिन आपको बता दें राउज एवेन्यू कोर्ट में पहलवानों की याचिका पर सुनवाई है और
इन पहलवानों की सुनवाई में आज तमाम तरीके की दलीलें यहां पर रखी जाएंगी। क्या कुछ फैसला आएगा राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से, देखना होगा। गाजियाबाद से खबर आपको बता दें, अवैध रूप से लिंग परीक्षण के गैंग का खुलासा यहां हुआ है। अल्ट्रासाउंड मशीन से चल रहा था अवैध धंधा। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 2 आरोपियों को इसमें पकड़ा है। एक घर में कर रहा था लिंग परीक्षण का काम, ये जानकारी मिल रही है। पोर्टेबल मशीन समेत 12वीं पास कर्मचारी गिरफ्तार इसमें हो गया है। साहिबाबाद के डीएलएफ इलाके से ये गिरफ्तारी हुई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अवैध रूप से लिंग परीक्षण के गैंग का यहां पर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अल्ट्रासाउंड मशीन से अवैध धंधा चल रहा था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 2 आरोपियों को इसमें पकड़ा है। एक घर में कर रहा था लिंग परीक्षण का काम। पोर्टेबल मशीन समेत 12वीं पास का कर्मचारी भी इसमें गिरफ्तार हो चुका है। हालांकि ये जो पूरा मामला है वो साहिबाबाद के डीएलएफ इलाके का है और यहां से गिरफ्तारी इन आरोपियों की हुई है। हमारे इन्फॉर्मरों ने हमको बताया था कि शालीमार गार्डन की डीएलएफ कॉलोनी में अवैध लिंग निर्धारण के वाले अल्ट्रासाउंड किए जा रहे हैं। हम हमारी टीम, प्रशासन की टीम और पुलिस प्रशासन के द्वारा वहाँ छापा मारा गया, जिसमें हमने उसको रंगे हाथों अल्ट्रासाउंड मशीन सहित पकड़ लिया। कितने लोग को गिरफ्तार किया गया है, क्या क्या वहाँ से बरामद हुआ? उसमें अल्ट्रासाउंड करने वाला मिस्टर पीके त्यागी, जो अपने आप को सो कॉल्ड डॉक्टर बताता है, तो एक मिस्टर राजीव गोयल जो मकान में रहता है, इनको पकड़ा गया। कितने और लोग इन्वॉल्व हैं? एक इसमें फिरोज नाम की महिला और रहती है और उसको भी पकड़ा गया। सर, क्या कोई इनसे पैसे भी बरामद किए गए हैं? हाँ, जो हमारी डकैती उससे जो अल्ट्रासाउंड के पैसे लिए गए थे वो बरामद किए। सर, कितने की रकम बरामद की गई है? आई थिंक 15,000 रुपये। सर, क्या लगता है जिस तरीके से ये प्रकरण सामने आ रहा है, स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से देख रहा है? हम लोग इस तरीक़ा से जो लिंग निर्धारण में जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे, हम उनको सूनर और लेटर बहुत जल्दी पकड़ के। गाजीपुर से खबर है, पुलिस मुठभेड़ में बदमाश को गोली लग गई है। बदमाश ने पुलिस पर चेकिंग के दौरान फायर किया और पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया है। दूसरा बदमाश भागने में सफल रहा। सदर कोतवाली के चौकिया ओवरब्रिज का ये पूरा मामला है। तो ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली इस बदमाश के पैर में लगती है और ये बदमाश घायल हो जाता है। हालांकि इसका साथी बदमाश फरार होने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। लेकिन इस घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अब इससे पूछताछ की जा रही है और तमाम विषयों को लेकर यहां पर जांच की जा रही है। सदर कोतवाली के चौकिया ओवरब्रिज का ये पूरा मामला। ये जानकारी मिली थी कि मऊ जनपद के 2 बदमाश काली पल्सर मोटरसाइकिल से गाजीपुर की सीमा में प्रवेश किए हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में हैं। इस सूचना पर पूरे जनपद में चेकिंग कराई जा रही थी। चेकिंग के दौरान हमारे सारे एसओजी प्रभारी सब लोग ग्राउंड में थे और चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान ही कोतवाली थाना अंतर्गत नसीरपुर मोड़ पे इन बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस पार्टी को देखते हुए बदमाशों ने फायर किया। जवाब में पुलिस ने फायरिंग किया, जिसमें एक बदमाश इंजर्ड हुआ है। दूसरा बदमाश भागने में सफल रहा है, जिसकी हम लोग चेकिंग करा रहे हैं। सर्च जारी है हमारी। घायल बदमाश को हम लोगों ने हॉस्पिटल भेज दिया है और जानकारी उनसे जब पूछताछ हुई, प्रारंभिक पूछताछ में जानकारी हुई कि उसका नाम मृत्युंजय राजभर है और जो भागा हुआ बदमाश है वो शिवम उर्फ परमहंस है। ये पहले भी इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही, पहले भी लूट में कई घटनाओं में शामिल रहे हैं और इनके पास से एक बिना नंबर की काले रंग की। कानपुर से खबर आपको बता दें, थाना मूलगंज क्षेत्र के चौबे गोला में गोली चली है। आपको बता दें कि पूर्व पार्षद के भाई को गोली मारी गई है। हालत फिलहाल उसकी नाजुक है। हालांकि घायल भोलू जबर हत्या के मामले में पहले ही जेल जा चुका है। घायल को उर्सला अस्पताल से हैलट रेफर कर दिया गया है। वहीं पूर्व पार्षद मन्नू रहमान का भाई है भोलू जबर, ये जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही हमलावरों को जल्द किया जाएगा गिरफ्तार। डीसीपी की तरफ से ये कहा गया है, ये आश्वासन दिया गया है। हालांकि गिरफ्तारी कब होती है ये देखना होगा।
लेकिन यहां फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। गोरखपुर से खबर, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत हो रहे रोइंग के मुकाबले आपको बता दें आज से 31 मई तक हो रही है आयोजित ये प्रतियोगिता। देश भर के 26 यूनिवर्सिटी के 256 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। हिट इवेंट में पुरुष और महिला वर्ग में सिंगल स्कूल प्रारंभ रामगढ़ झील में आरंभ हुआ है रोइंग प्रतियोगिता। ये तस्वीर भी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये प्रतियोगिता जिसमें कई स्कूल के जो बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। आप गोरखपुर पहली बार आए? हाँ जी सर। हाँ, कैसा लगा गोरखपुर? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा। मुख्यमंत्री का ये शहर है। हाँ जी। और इस शहर के बारे में क्या कहोगे? मुख्यमंत्री ने कितना काम किया है? बहुत अच्छा है सर, इतना अच्छा स्टेडियम बनाया है। हाँ। और ये सारी फैसिलिटी अच्छी है, पानी, बोट, सारा कुछ बहुत अच्छा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी। क्या करके जाओगे? जीत के जाओगे? जीत के। हौसला हमारे मैम सर हैं हमारे साथ, हौसला ही हौसला है हमें। हाँ। क्या जी ट्रॉफी लेके जानी है? जी, कोशिश जरूर पूरी है हमारी। अच्छा, गोरखपुर आए हो तो किस तरह से गोरखपुर के देखे हो? अपने वहाँ आपके मध्य प्रदेश हो या पंजाब हो, यहीं भी हो, वहाँ से और यहाँ का अंतर क्या है? अंतर तो कोई नहीं है, फैसिलिटी सेम है, लेकिन मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया कि नहीं किया? मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज दी हैं हमें पूरी। आगरा से खबर आपको बता दें, जहां अवैध खनन पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। एक जेसीबी, एक ट्रैक्टर को यहां सीज कर दिया गया है। मामले में 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। 30 शराबियों के खिलाफ यहां कार्रवाई हुई है। सड़क सुरक्षा के तहत 40 वाहन चालकों पर एक्शन यहां लिया गया है। इरादत नगर पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। तस्वीर भी आप तक पहुंचा रहे हैं। 30 शराबियों के खिलाफ यहां कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि 2 तस्करों को इस दौरान गिरफ्तार भी किया गया है। अवैध खनन पर प्रशासन की यह सख्त कार्रवाई। एक जेसीबी, एक ट्रैक्टर को यहां सीज कर दिया गया और मामले में 2 ऐसे तस्कर जिनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। फिलहाल उनसे पूछताछ भी की जा रही है। उनके साथ और कौन लोग शामिल हैं इसके बारे में पुलिस पता लगा रही है। 30 शराबियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। सड़क सुरक्षा के तहत 40 वाहन चालकों पर एक्शन यहां पर लिया गया है। इरादत नगर पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की। बुलंदशहर से खबर, कोतवाली क्षेत्र में नहीं बाज आ रहे हैं स्टंटबाज युवक। आपको बता दें, जान जोखिम में डालकर 3 युवक स्टंट कर रहे हैं। अब ये तस्वीर आप देखिए, कार की खिड़कियों से बाहर निकलकर ये स्टंट कर रहे हैं। नगर कोतवाली क्षेत्र के कई रास्तों से ये युवक गुजरे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये पहली तस्वीर नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसी तस्वीरें वायरल हो गई हैं जो गाड़ियों से युवक स्टंट करते नजर आते हैं। हालांकि उन पर पुलिस कार्रवाई जरूर करती है, लेकिन इस सब के बावजूद भी ये जो युवक है ये बाज नहीं आ रहे हैं। और अब देखिए किस तरीके से ये स्टंट कर रहे हैं। तमाम नियम जिसको ताक पर ये युवक रख रहे हैं। हालांकि इस वीडियो को संज्ञान में जरूर ले लिया गया है, लेकिन आपको बता दें कि ये जो वीडियो है वो जमकर वायरल भी हो रहा है। ये कई ऐसे रास्तों से गुजरे, लेकिन इन पर किसी की नजर नहीं गई, ये बड़ा सवाल है। ये जो स्टंटबाज युवक हैं ये बाज नहीं आ रहे हैं। जान जोखिम में डालकर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर ये स्टंटबाजी कर रहे हैं। तो अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता दें, संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा की मौत हो गई है। थाना कैंट क्षेत्र में सनबीम स्कूल में मौत हुई। आपको बता दें, छात्रा अनन्या प्रिंसिपल से मिलने गई थी। छात्रा का स्कूल चल रहा था बंद। मौत से हड़कंप फिलहाल मचा हुआ है। झूले से गिरकर हुई मौत, ये स्कूल प्रबंधन का कहना है। आपको बता दें, छत से नीचे गिरते हुए छात्रा का वीडियो भी सामने आया, वो वीडियो भी आप तक पहुंचाएंगे। पिता ने हत्या का इस दौरान आरोप लगाया है और पुलिस अब हर पहलू को ध्यान में रखते हुए इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो आपको बता दें कि यहां पर संदिग्ध परिस्थिति में छात्रा की मौत हुई है। अयोध्या से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। थाना कैंट क्षेत्र में सनबीम स्कूल का ये पूरा मामला जहां मौत हुई।
गाजियाबाद से खबर है, जहां मेयर के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन आज आयोजित होने वाले समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई। आपको बता दें कि नगर आयुक्त और डीसीपी सिटी ने निरीक्षण भी इस दौरान किया। दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम का इस दौरान निरीक्षण किया गया है। आज समारोह में मेयर समेत 100 पार्षद शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज शाम 5 बजे से शुरू होगा। तो आने वाली 28 मई यानी कि कल देश को उसका नया संसद भवन मिल जाएगा। जाहिर है ये मौका जश्न का है और होना भी चाहिए, लेकिन इस आयोजन का निमंत्रण पत्र जब से सामने आया है, विपक्ष ने बखेड़ा खड़ा कर दिया है। पहले तो 28 तारीख के दिन पर आपत्ति की गई थी, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन करने पर हंगामा किया गया और अब ताजा बखेड़ा खड़ा किया गया है सेंगोल को लेकर। अब ये रिपोर्ट देखिए। पहले दिन पर था ऐतराज, फिर प्रधानमंत्री पर उठाए सवाल, अब सेंगोल पर बयानबाजी। केंद्र सरकार एक और नए संसद भवन के जश्न में डूबी तो विपक्ष इस रंग में भंग डालने का कोई मौका नहीं चूक रहा। पहले 28 मई की तारीख को कांग्रेस ने सावरकर से जुड़ा बताकर विरोध किया, तो फिर प्रधानमंत्री के उद्घाटन करने पर सवाल खड़े किए। राष्ट्रपति चुनाव में जिस द्रौपदी मुर्मू का जमकर विरोध किया था और राष्ट्रपति पद संभालने के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने महामहिम के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया था, वो सब भूलकर कांग्रेस को राष्ट्रपति पद की गरिमा की चिंता ज्यादा सताने लगी है। खैर, इस पूरे हंगामे के बीच अब विपक्ष की ओर से एक नया शिगुफा छोड़ा गया है। शिगुफा छोड़ने वाले बयानवीर हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। जनाब एक बार फिर ट्विटर पर अवतरित हुए और लिखा, सेंगोल राजदंड राजतंत्र का प्रतीक था। आज देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में राजतंत्र के प्रतीक सेंगोल का क्या काम। सेंगोल के प्रति भाजपा सरकार की दीवानगी इस बात का प्रमाण है कि इसको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। इसलिए भाजपा लोकतंत्र से हटकर राजतंत्र के रास्ते पर जा रही है, जो लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। दरअसल विपक्ष का ये रटा रटाया डायलॉग है कि लोकतंत्र पर खतरा। खैर, मौर्य ने सेंगोल को लगाने पर ही सवाल खड़े किए तो उनके बॉस अखिलेश यादव ने सेंगोल को लेकर तंज कस दिया। ट्विटर पर अखिलेश ने लिखा, सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। लगता है भाजपा ने मान लिया है कि अब सत्ता सौंपने का समय आ गया है। सेंगोल को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया और लिखा, कांग्रेस पार्टी को आखिर भारतीय परंपरा और संस्कृति से नफरत क्यों है। सेंगोल को तमिलनाडु के शैव मठ ने भारतीय स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में पंडित नेहरू को दिया था, लेकिन ये म्यूजियम में एक टहलने वाली छड़ी के रूप में पड़ा रहा। कुल मिलाकर 28 मई तक ये बहसबाजी थमने वाली नहीं है। न विपक्ष पीछे हटने को तैयार है, न ही बीजेपी अपने फैसले से टसमस होने वाली है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अगर पंडित नेहरू को सेंगोल लेने से ऐतराज नहीं था तो कांग्रेस और दूसरे दलों को ऐतराज क्यों है। क्या विपक्ष सिर्फ विरोध के लिए ही विरोध पर उतर आया है और गैर जरूरी मुद्दों के जरिए बेमतलब का माइलेज हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का ये दूसरा कार्यकाल है। सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के 4 साल भी पूरे कर लिए हैं। वहीं इसके साथ ही बीजेपी सरकार के सत्ता में 9 साल हो गए हैं। मोदी सरकार में देश की डिजिटल ग्रोथ काफी ज्यादा हुई है। इस रिपोर्ट के जरिए अब आपको समझाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी सरकार ने 4 साल पूरे कर लिए हैं। इसके साथ ही मोदी सरकार का कार्यकाल अब 9 साल का हो चुका है। इस दौरान सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं, जिसका लोगों की रोजमर्रा के जीवन पर काफी असर पड़ा है। खासकर मोदी सरकार में देश की डिजिटल ग्रोथ काफी ज्यादा हुई है। इसकी वजह सस्ता डेटा मानिए या फिर सरकार के उठाए कदम। लेकिन अब हम वाकई डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पेमेंट से लेकर पासपोर्ट तक सभी काम फोन से हो रहे हैं। पिछले साल ही मोदी सरकार ने देश को 5G नेटवर्क का तोहफा दिया है। लंबे इंतजार के बाद यूजर्स को आखिरकार 5G नेटवर्क की सुविधा मिलने लगी है। बता दें कि अब तक 3000 से ज्यादा शहरों में टेलीकॉम कंपनियों ने 5G नेटवर्क का विस्तार कर लिया है, लेकिन फिर भी इससे सभी यूजर्स तक पहुंचने में मार्च 2024 तक का वक्त लगेगा। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत 2015 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश के लोगों को
डिजिटल टेक्नोलॉजी और सेवाओं से जोड़ना था। सरकार ने इसके लिए कई कदम उठाए हैं। इस अभियान के तहत नेशनल ओपन फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क और भारत नेट परियोजना की शुरुआत की गई। डिजिटल पेमेंट मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक है। सरकार ने डिजिटल मुद्रा, भारत इंटरफेस ऑफ मनी और डिजिटल भुगतान अभियान जैसे माध्यमों से ऑनलाइन भुगतान प्रणाली को बढ़ावा दिया है। खासकर यूपीआई पेमेंट को सरकार ने काफी ज्यादा बढ़ावा दिया। लोग आज कैश लेन देन की जगह डिजिटली पेमेंट करना पसंद करते हैं। बता दें कि साल 2016 में यूपीआई को लॉन्च किया गया था और धीरे धीरे ये सर्विस आज पेमेंट के सबसे बड़े माध्यमों में से एक बन गई है। अब दुकान पर चाय की पेमेंट हो या फिर कोई सामान खरीदना, आसानी से यूपीआई ऐप्स के जरिए पेमेंट हो जाता है। डिजी लॉकर भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक डिजिटल लॉकर सर्विस है। यहाँ आप अपने आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स और प्रमाण पत्रों को सुरक्षित रख सकते हैं। इंटरनेट की मदद से इसकी डिजिटल कॉपी को भी शेयर किया जा सकता है। कोरोना महामारी के समय भारत सरकार कोविन ऐप लॉन्च किया था। इस ऐप की मदद से लोगों को अपने आसपास मौजूद कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या, कोरोना से संबंधित आधिकारिक जानकारी और कोविड वैक्सीन की डोज तक की जानकारी मिल रही थी। इस ऐप को बड़ी संख्या में लोगों ने डाउनलोड किया और एक सफल योजना साबित हुई। उमंग ऐप एक मल्टीटास्किंग एप्लीकेशन है जिससे भारत सरकार ने विकसित किया है। ये एप्लीकेशन भारत सरकार की विभिन्न सेवाओं और योजनाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है। इसमें आपको पासपोर्ट सेवाएं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, लोक सेवा योजनाएं, दिग्गज स्वास्थ्य सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, किसान सेवाएं, नौकरी सेवाएं, डिजिटल भुगतान और अन्य एप्लीकेशंस को एकीकृत कर सकते हैं। देश उन्नति के पथ पर अग्रसर है। आज भारत डिजिटल रेवोल्यूशन के अगले कदम की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत की दो प्रमुख ताकतें हैं, भरोसा और विश्वास, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खरे उतर रहे हैं। देश की जनता का विश्वास हासिल कर 2 बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।